वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज की हम वीडियो में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और काफ़ी नई चीज़ें पता लगेंगी। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये। ही रिवाइव्ड द इंडियन नेशनल आर्मी पॉपुलरली नोन एज आज़ाद हिंद फौज इन 1943 विच वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन 1942 बाय द कैप्टन मोहन सिंह। सबसे पहले इन्होंने बनाई थी ये और उसके बाद फिर रास बिहारी बोस जी ने बनाई थी। पहले मैं एक क्विक बैकग्राउंड आपको दे देता हूं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। फिर फटाफट से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 कटक, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता, वहां हुआ था। इनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी था और पिताजी का नाम था इनका जानकी नाथ बोस। इनका जो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस हुए थे स्वामी विवेकानंद जी से हुए थे और अरबिंदो घोष से हुए थे। अरबिंदो घोष के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपके नेता थे, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप इसके बारे में जब गरम दल और नरम दल दो उसमें बट गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 साल तक इन्होंने विवेकानंद जी पर पूरा साहित्य पढ़ डाला था। ये क्रांतिकारी टाइप के तो थे ही, इसलिए ये ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ते थे, उन्हें अच्छा लगता था ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ना। तो उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ था। 1919 में ये लंदन गए, वहां पे इन्होंने आईएएस का एग्जाम जो हो पास किया 1920 में दिया और 4th रैंक हासिल की। काफी इंटेलिजेंट थे, रॉयल फैमिली से थे। जिस टाइम पे वहां पे लोगों में वहां पे जिनके पास साइकिल हो वो भी इतनी बड़ी बात मानी जाती थी, तो इनके पास तो कार थी। तो आप सोच सकते हो कितने ये रॉयल थे, कितने अमीर थे। तो उसके बाद ये इंटेलिजेंट भी बहुत थे, इसलिए इनके फादर ने इच्छा जताई कि तुम आईएएस की परीक्षा दो, सॉरी आईसीएस की परीक्षा दो, इंडियन सिविल सर्विस। तब इन्होंने वहां पे ये सिविल सर्विस दी थी। आगे देखिए 1923 में क्या हुआ था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। मतलब इतनी कम एज में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए काफी बहुत ज्यादा ये क्रांतिकारी नेचर के थे, इंस्पायरिंग थे, रिवोल्यूशनरीज थे और बहुत ही ज्यादा लीडर थे। और बंगाल कांग्रेस कमेटी के ये सचिव भी बने थे। एक्चुअली इन्होंने उसके बाद 4th रैंक हासिल करने के बाद ये छोड़ दिया था। इंडियन जो सिविल सर्विस है ये सेवा छोड़ दी थी, क्योंकि क्यों ब्रिटिशर के अंडर रहे। हमारा जो भारत है खुद इन ब्रिटिशर के गुलाम बने हुए हैं, तो ये आगे उसकी नौकरी नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर के अंडर, इसलिए उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए इनके अंदर क्रांतिकारी जो चीजें थी वो पनप रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा एक आंदोलन जो है वो उसकी वापसी से ये नाखुश हो गए थे। ऐसा एक आंदोलन था। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, उसमें क्या होता है, गांधी जी और जो ये आपके नेताजी होते हैं, इन दोनों में आपस में इनका लक्ष्य तो एक ही होता है, भारत की आजादी करवाना, लेकिन इनके जो करने के तरीके होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। गांधी जी है उनकी इनके साथ कई चीजों पर कन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे अहिंसा पर और सत्य बोलने पर। हर चीज में मतलब वो अहिंसा के मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर वो चलना है। लेकिन ये थोड़े से क्रांतिकारी स्वभाव के थे, इसलिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी चीजें हुई थी, तब जो ब्रिटिश थे उन पर ये आक्रमण कर रहे थे। जो बाहरी शक्तियां थी, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया और आपका जापान हो गया, ये अटैक कर रहे थे। तब गांधी जी ने तो कहा था कि ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं ये ऑलरेडी इतना परेशान है, इन पर अटैक हो रहे हैं, निर्बल हैं, तो ऐसे में हमें इन पर अटैक नहीं करना चाहिए। जबकि ये कहते थे कि यही सही टाइम है अटैक करने का उन पर। और ऐसे ही ऐसा आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब चोरी चोरा कांड की घटना हुई, ठीक है, और जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जो है वो जला दिया गया था जिंदा, तो फिर उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो भाई ये जो थे तब भी कह रहे थे कि ये ही तो राइट मूवमेंट है उसका आंदोलन करने का। तो फिर इसकी वापसी से ये नाखुश हुए थे। इन चीजों में कन्फ्लिक्ट होता रहता था। और जो नेहरू जी थे वो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कहा था कि जैसा है चलने दो, तटस्थ रहे वो, और कहा जैसा है वो चलने दो, उसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो उनका मानना था, तो उनको साइड में रखते हैं। गांधी जी बोल रहे थे कि कुछ मत करो, ठीक है, निर्बल है वो, तो आप हथियार से जो है वो इनके साथ लड़ाई मत करो। जबकि ये कहते थे कि यही राइट टाइम है शत्रुओं पर
वार करने का। तो उसके बाद देखिए इनके जो गुरु थे वो सीआर दास थे, स्वराज दल पार्टी से थे, ये स्वराज दल से थे, सीआर दास गुरु थे इनके। और जो सीआर दास हैं वो कलकत्ता नगर पालिका के मेयर थे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये नेताजी के हेल्पिंग हैंड बाद में बने। उसके बाद देखिए 1925 में नेताजी तो वो मांडले जेल गए और सीआर दास की डेथ हो गई। तो ये दोनों नेगेटिव चीजें इनके साथ हुई कि मांडले जेल एक ऐसी जेल थी भाई जिसमें ना अगर कोई लंबे टाइम तक रह ले तो पक्का किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाएगा। तो इनको बार बार जेल जाना पड़ रहा था। तो ये भी मांडले जेल में काफी टाइम स्पेंड इन्होंने किया। तो फिर इसके बाद ये बीमारी से भी ग्रसित रहने लग गए थे। तो इनका यूरोप में इलाज भी चला था, यूरोप भी गए थे ये। उसके बाद देखिए सीआर दास के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे उसके बाद जो उत्तराधिकारी थे। 1927 में फिर ये जेल से रिहा हुए और कांग्रेस के सेक्रेटरी बने। 1923 से 1927 में ये जो पीरियड था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में इन्होंने देखा। ये जो पीरियड है, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब जब ये जेल भी थे ना तब भी ये एक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो थे वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एमएल मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। आयोजक कौन थे, नेताजी ही इसके आयोजक थे। और इसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, ठीक है, जैसे गांधी जी आया, ठीक है, नेहरू आया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये काफी थोड़े से सैन्य तरीके से, ठीक है, जो कि सैन्य एक्टिविटीज करते रहते थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने काफी सैन्य तरीके से इनका महात्मा गांधी का जो था वो स्वागत किया था। और महात्मा गांधी ने कहा कि बंदरों की टोली रखने की क्या जरूरत थी, मतलब एक तरीके से जिस तरह से सेना तैयार होती है, क्योंकि महात्मा गांधी जो टोटली वो इस चीज के विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे, ठीक है, हिंसक एक्टिविटीज के वो टोटली अगेंस्ट थे। तो उसके बाद देखिए तो कांग्रेस में स्वयंसेवक कोर एक सैन्य तरीका इन्होंने अपनाया। उसके बाद 1930 में कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने लीड किया। फिर उसके बाद गिरफ्तार हुए, जेल से चुनाव इन्होंने लड़े और कलकत्ता मतलब जेल में रहते हुए लोग कितना इनसे जुड़े हुए थे और ये कलकत्ता के मेयर चुने गए। उसके बाद देखिए अवस्था के चलते रिहा करने पर, मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया जेल रहते थे तो फिर तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, बीमारियां इनको लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अवस्था के चलते रिहा करने पड़े ये। और ये जो थे लगभग 1932 में इनको फिर पकड़ा और फिर इनको रिहा किया गया। और 1933 से 1936 का जो टाइम पीरियड था ये यूरोप में रहे थे, वहीं पर इन्होंने इलाज करवाया। और यूरोप में भी ये जैसे कि क्रांतिकारी नेचर के तो थे ही, इसी वजह से ये थोड़ी सी ना वहाँ पे अलग अलग जो मूवमेंट्स होती थी, जो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, किस तरह से नेताओं लोगों ने, किस तरह से वहाँ के शासकों ने, राजाओं ने डिसीजंस लिए हैं, तो उन सारी चीज़ों को बड़े बारीकी से पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे। तो यूरोप में भी इन्होंने समाजवाद को जो है वो बड़ी गहराई से समझा। 1934 पे ये एमिली से मिले, वहाँ पे उन्होंने फिर शादी की, इतनी पत्नी बनी। 1937 में शादी की और 1942 में इनकी एक पुत्री भी हुई, अनीता का जन्म। ये अनीता जो है ये इनका अभी हाल ही में 2012 में इनका निधन भी हुआ था। उसके बाद देखिए 1938 का हरिपुरा जो गुजरात में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, यही थे अध्यक्ष। 1933 से 1936 का पीरियड ये यूरोप में रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें हरिपुरा अधिवेशन में भी यही था कि एक सेना और एक संगठन की आवश्यकता है, सेना प्लस संगठन होना चाहिए। और यही चीज जो है वो गांधी जी को सेना का नाम से ही एक आइडिया, एक भाप लग गई थी कि ये थोड़े से क्रांतिकारी नेचर के हैं। तो इसी वजह से 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेताजी और ये जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी के साथ जो खड़े हुए थे पटार सीतारमैयम खड़े हुए थे, साउथ के बहुत बड़े लीडर हैं, उसका चेहरा बने थे, लेकिन मेन तो गांधी जी थे वर्सेस ये सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे। और 203 वोट से ये जीत गए थे जो है सुभाष चंद्र बोस जी। और इसमें 14 कार्यकारिणी काम कर रहे थे, जिसमें से 12 ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये गांधी जी के थॉट्स के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये कभी गांधी जी के अगेंस्ट नहीं हुए, ठीक है, गांधी जी के अगेंस्ट नहीं हुए। तो 1939 में एक तरीके से ये एंटी बन के आए, मतलब अगेंस्ट ही हुए एक तरीके से। और जून 1939 को फिर इसी वजह से इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना ली, जिसको हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी
का जो है वो पोलैंड पर हमला हो गया। ठीक है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला हो गया। और उसके बाद देखिए नेताजी कोई कदम ना उठाएं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब थोड़ी सी ये इस तरह की एक्टिविटीज काफी बढ़ने लगी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और ये नेताजी जो थे वो काफी सैन्य प्रशिक्षण भी करते रहते थे। इनके जो थॉट्स है काफी क्रांतिकारी थे। तो नेताजी तो ये अंग्रेज कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में पता लगाते रहते थे, इनकी हरकतों के बारे में। तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज का, क्योंकि ये जगह जगह जाकर के जैसे लेबरर्स होते हैं, यूथ वर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनको जाकर के मूवमेंट के प्रति, आंदोलन के प्रति एक तरीके से इंस्टिगेट करते थे लोगों को कि हमें जो है वो आजादी मिलनी चाहिए। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोगों को बताते थे। ठीक है, लोगों को एक तरीके से उनके खिलाफ बोलते थे। तो नेताजी कोई कदम ना उठाए तो उनको क्या कर दिया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। वहां पे नेताजी क्या करते, भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने, जिस तरह से भगत सिंह भी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और वो खाना नहीं खा रहे थे, जबरदस्ती उनको खाना खिलाया जा रहा था तो वो नहीं खा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती रही। और फिर क्या हुआ, जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तब लोग जो थे, काफी इनके फॉलोअर्स थे, काफी लोग इनको मानते थे और कुछ भी कर सकते थे लोग, मतलब भड़क सकती थी जनता। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा, ब्रिटिशर ने सोचा कि मरा हुआ सुभाष जो है वो ज्यादा खतरनाक होगा एज कम्पेयर टू जिंदा। तब उन्होंने इनको रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद इनको वापस भेज दिया। तो वहां पे लेकिन वापस तो भेज दिया था, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन कर दी थी, अपने ही बंदे सीबीआई के इन्होंने लगा दिए थे। तो वहां पे क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं तरीके से वहां से बच के भाग जाना चाहते थे, अपना भेष बदल करके। इनके जो भतीजे थे शिशिर बोस, तो वहां पे जियाउद्दीन नाम के बंदे बन करके ये एक तरीके से एक मुसलमानी सा, पठानी सा बन करके ये वहां से 17 जनवरी 1941 को निकले। जनवरी 1941 में पेशावर, ठीक है, ये पहुंचे। बेसिकली ये करना क्या चाह रहे थे, ये ना उन कंट्रीज की हेल्प लेना चाह रहे थे जो ब्रिटिशर पर अटैक कर रहे थे। जिस तरह से एक शत्रु का जो शत्रु होता है वो दोस्त बन जाता है, इसी तरह से ब्रिटिश पर जो अटैक कर रहे थे वो कर रहे थे इटली, जर्मनी, जापान अटैक कर रहे थे। तो ये उनके पास पहुंचना चाहते थे ताकि उनकी हेल्प लेके ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होकर के भारत को आजादी दिलवा सकें। और जो गांधी जी हैं उनके बिल्कुल इससे डिफरेंट थॉट्स थे। वो कह रहे थे कि भाई ब्रिटिशर पर ऑलरेडी पहले से इतने विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, वो निर्बल है, और एक निर्बल पर हथियार चलाना कोई अच्छा काम नहीं है, मतलब निर्बल पर कभी हथियार नहीं चलाने चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 1941 में पेशावर पाक में गए। वहां पे एक बंदा इनको मिला जो कि कीर्ति किसान पार्टी से था, जिसका नाम था भगत राम तलवार। इनको सिल्वर स्पाई भी बोला जाता है, बहुत जासूस किस्म के ये थे। और उसके बाद पेशावर से आगे ये काबुल गए। ठीक है, काबुल ये लगभग 20 से 52 दिन रहे और पैदल इन्होंने वहां पे यात्रा की। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये इटली और जर्मनी आगे जाना था इनको, इटली या फिर जर्मनी। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो एक दूतावास आया, उन्होंने इसका फर्जी नाम से इनका पासपोर्ट बनवाया। ठीक है, ये 1941 की अप्रैल की बात है। तो मॉस्को ज्यादा इनको कुछ बेनिफिट, कोई हेल्प मिली नहीं, क्योंकि मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को, क्योंकि मॉस्को पर ये क्योंकि हेल्प लेना चाहते थे जर्मनी की भी, और जर्मनी की हेल्प भी लेना चाहते थे, मॉस्को की हेल्प लेना चाहते थे, लेकिन जर्मनी ऑलरेडी मॉस्को पर अटैक कर रहा था, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। और उसके बाद फिर रोम गए और फिर जर्मनी चले गए। उसके बाद नवंबर 1941 आ गया, जर्मनी में गए तो वहां पे इन्होंने दो चीजें बनाई, एक तो मुक्त भारत केंद्र बनाया और एक मुक्त भारत रेडियो बनाया। अफ्रीका में क्या हुआ था, युद्धबंदी भारतीय जो थे, एक्चुअली क्या हुआ था अफ्रीका में, क्योंकि बहुत सारे जो सेना के लोग होते थे उसमें भारतीय लोग भी होते थे, तो वही युद्धबंदी भारतीय हैं तो वो भारतीय, लेकिन वहां पे चलो उनके लिए काम करना पड़ता है। तो इन्होंने उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फ्री इंडिया लीजन का गठन किया, जिसमें इसने लगभग 3 से 4 हजार सैनिक अपनी तरफ अट्रैक्ट किए। मई 1942 की बात हुई थी, ये हिटलर से मिले, बड़ी मुश्किल से मिले, इतना आसान नहीं था एकदम से हिटलर से मिलना। ठीक है, तो अपने कुछ शौर्य और प्रताप के कार्यों से जो है इन्होंने हिटलर से मिलने की, इन्होंने जो थी इनको एक तरीके से एक संजोग बन गए उनसे मिलने के। ठीक है, अपनी बहादुरी वगैरह के जो जितनी भी चीजें उन्होंने की, जितनी भी
एक्टिविटीज उन्होंने की कि यंग एज में आईएएस अफसर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो नेताजी हिटलर, ठीक है, जापान, तो उन्होंने क्या कहा हिटलर ने कि हम जो है वो ऐसे ऐसे रूस पर अटैक करने वाले। इन्होंने कहा कि ऐसे रूस पर अटैक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट हिटलर ने कहा कि हम उनको हरा देंगे, आप टेंशन मत लो, और उन्होंने इनको जापान की मदद लेने के लिए कहा। 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर पर जापानी फौज का क्या हुआ, कब्जा हो गया, ठीक है। ये सारा मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से मैं डायग्रामेटिकली आपको ये चीज बताता हूँ। देखिए जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए ये आए थे, ठीक है, ये नेताजी, ठीक है, जर्मनी। तो जर्मनी ने क्या करा, इनको वो उस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी, वर्ल्ड वार हो रहा था, तो जर्मनी ने ना क्या कर रहा था, इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शिप के माध्यम से, एक पनडुब्बी जो होती है ना बिल्कुल वाटर के अंडर जाती है वो, क्योंकि हवा वगैरह से एयर के मार्ग से रास्ते से जा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत रिस्क था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स पर अटैक कर रहे थे, तो काफी ये सारी चीजें जासूस वगैरह भी छोड़े हुए थे, तो बड़ी सेफ तरीके से उनको पहुंचाना था। तो फिर वो सेफ तरीका से कैसे पहुंचाया, पनडुब्बियां बहुत ही सेफ्टी से होती हैं, वाटर के इतने नीचे चलती हैं, समुद्र के नीचे, ठीक है, और पता भी नहीं लगता। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सैन्य प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि नीचे जाकर के जो वाटर प्रेशर होता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो बहुत ही चेंज होता रहता है ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एकदम से सांस भी अटक सकती है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी ये डरे नहीं और उसमें बैठ करके ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ अटलांटिक ओशियन के आसपास, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया इनको, जिसका नाम था मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के बाद इनको खुद ही आगे जाना था, कवर करना था डिस्टेंस, और जापान के पास पहुंचना था। तो ये जो जापान है ना, यहाँ पे जापान है जो, ठीक है, ये कहीं यहाँ पे है, तो ये जापान के पास बेसिकली जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये वाली पट्टी है ना भारत की, जो दक्षिण और पश्चिम में ये पट्टी है, जहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, और आपका मलेशिया सिंगापुर वाला रीजन है, इस पे ब्रिटेन की क्या थी, बंदरगाह थी, और वहां पे जापान का क्या हुआ था, डर का डंका बजा हुआ था। तो जापान ने क्या करा, यहाँ पे अटैक कर दिया और सिंगापुर को अपना रीजन में ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो इंडिया में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसके माध्यम से नहीं जा सकते थे यहाँ मेडागास्कर से, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश की टेरिटरी थी और फिर खतरा ज्यादा बढ़ सकता था। तो ये इस रास्ते से गए, सिंगापुर जीत लिया, फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी शिप्स भेजी, ठीक है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। और ये शिप में बैठकर गए सुमात्रा के थ्रू होके, ठीक है, सुमात्रा के थ्रू होके ये गए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सिंगापुर पर जापानी फौज का कब्जा हुआ फरवरी और मई। देखिए यहाँ पे ना ये हिटलर से मिले 1942 में थे, और कितने दिनों बाद 1943 की फरवरी आ गई, मतलब इतने दिन हो गए, और फिर ये फरवरी और मई, इसी दौरान सिंगापुर पर जापानी फौज का भी कब्जा हुआ, मतलब ये लगभग मई 1942 के बाद में मतलब ये 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर ये जापानी फौज का कब्जा हो चुका था। उसके बाद है कि फरवरी और मई के बाद इतने दिनों बाद इन्होंने समुद्री यात्रा जो थी वो स्टार्ट की थी, क्योंकि कब्जा हो चुका था, 15 फरवरी को ही कब्जा हो चुका था, और उन्होंने अपनी शिप्स जो है वो भेज दी थी। ये मेडागास्कर तक कौन सी बोट में पहुंचे थे, ये पहुंचे थे बोट U-180, ठीक है, इस बोट में पहुंचे थे, जापानी पनडुब्बी द्वारा सुमात्रा की इन्होंने यात्रा की। 13 जून 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंचे, और वहां पे इनको पीएम जो था तोजो था, और इनको जो है मिलिट्री ऑफिसर की संज्ञा समुराई से इनको किया, काफी इनका अच्छा वेलकम उन्होंने किया। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर ने आईएनए का जो है वो पुनर्गठन किया, ठीक है, आईएनए का पुनर्गठन किया, मतलब एक तरीके से सेना सुना सब तैयार थी। और फिर उसके बाद क्या था, काम सब कुछ सेना तैयार थी। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का क्या कर दिया, गठन कर दिया, आजाद फौज, क्योंकि सेना वेना सब तैयार थी, इसलिए गठन करना बहुत ईजी हो गया। उसके बाद देखिए नवंबर 1943 में क्या हुआ, अंडमान निकोबार जो था, अब जापान भी इनकी हेल्प कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे तो जापानी कब्जे में आ गया था, और उसके बाद इन्होंने नाम चेंज कर करके शहीद और स्वराज नाम दे करके सरकार के प्रांत जो है वो घोषित कर दिए।
ये उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में भी घूमे। वहां पे काफी इनको हेल्प मिली, क्योंकि धन की भी इनको हेल्प मिली। इस गहने वहने सब स्त्रियों ने अपने इनको दे दिए, और साथ में कहा, साथ में जन्म भी दिए, ठीक है, कि वो आपके लिए लड़ेंगे। और यहाँ पे ही इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी जो है वो दिलवाऊंगा। मार्च 1944 की बात आ गई। आज़ाद हिंद फौज जो था और जापानी फौज, ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक तरीके से ठीक है कर रही थी काम। आजाद हिंद फौज प्लस साथ में जापानीज फौज थी। तो इन्होंने मिलकर के ना आजाद हिंद फौज और ये जापानीज जो फौज थी, इन्होंने मिलकर कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा करने की सोची। ये टेक्निक इन्होंने लगाई जापान के साथ मिलकर के, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारी चीजें जितना इन्होंने सोचा था ना वो सब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे ये क्या होता, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, तस्वीरें बदलने लगी। अब जापान, जर्मनी और इटली तीनों हारने लगे। जापान पर अमेरिका ने क्या कर दिया, 6 और 9 को क्या कर दिया, अगस्त को बम गिरा दिए, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिरोशिमा और नागासाकी इन्होंने बम गिरा दिए। जर्मनी जो था वहाँ का हिटलर जो था उसने सुसाइड कर लिया था, और इटली था उसका उसका क्या हुआ, उसके जो थे वो मार दिए गए। मुसेलिनी को मार दिया गया, मुसोलिनी को मार दिया गया। उसके बाद देखिए 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपिता कह के इन्होंने उनका सहयोग मांगा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहीं से मतलब लोग काफी जो है वो अट्रैक्ट हुए। तो अब हम वो देख लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा थोड़ा सा डिटेल में अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखी हैं। जैसे कलकत्ता से ये निकले थे, ये उस टाइम पे बताया था मैंने, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के ही एक व्यक्ति ने इनकी मदद की थी पेशावर तक। उसके बाद पेशावर से ये काबुल गए, काबुल से आगे इनको मॉस्को जाना था। तो वहां पे किसान कीर्ति पार्टी के जो जासूस थे भगत राम तलवार, उनसे मुलाकात हुई, आगे का रास्ता उन्होंने हेल्प किया। आगे जर्मनी से ये मेडागास्कर पूछे, उसके बाद जापान की शिप उसे टोक्यो ले जाती है। भारत की जो दक्षिण पूर्वी, ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा देखिए एक जो कैप्टन मोहन सिंह है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। INA आजाद हिंद फौज पहली बार कब बनती है, 1942 में बनती है। इसकी जो सेना थी वो इंडियन थी। उन्हीं इंडियन सेवा के जो हेड थे ना वो कैप्टन मोहन सिंह थे। तब ये ब्रिटिश सेना को छोड़कर के इन्होंने INA का गठन किया, ठीक है। और क्यों किया, क्योंकि इनको बताया गया कि तुम ब्रिटिशर्स के अंडर, जापान ने इनको कहा कि तुम क्यों इनके अंडर जो है वो काम कर रहे हो, तुम खुद का भी कर सकते हो, ठीक है। तुम खुद का अपना गठन करके अपने भारत को आजाद करवा सकते हो। तब उनको इनकी बात सही लगी। हालांकि जो जापान था वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ये चीज कर रहा था, लेकिन ये खुद भी अपने देश के लिए बड़े अपने खुद देश प्रेमी थे ये। तो इन्होंने INA का गठन कर दिया। उसके बाद कैप्टन के बाद जो रास बिहारी बोस हैं, उन्होंने वो INA के लीडर बने, जो प्रारंभ में इंडियन प्रीमियर लीग के थे। उसके बाद देखिए 3 ब्रिगेड बनाई गई, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनके एक हारने का कारण देख लीजिए। लास्ट में जब इन्होंने मिल करके ईस्टर्न फ्रंट पर अटैक करना था। चलिए मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को। यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक डेथ होएगी, वो मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ही पास्ड हिज PA इन फिलोसफी फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल college in Calcutta. He was strongly influenced by Swami Vivekanand teaching and was known for his patriotic zeal as a student. क्योंकि अब ये आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। और इनका जो जन्म था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में है। किससे, ठीक है, जन्म हुआ था। और जानकी नाथ बोस जो थे इनके फादर थे, और प्रभावती देवी इनकी माता जी थी। जो जानकी दास बोस थे वो सक्सेसफुल लॉयर थे, काफी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये बाद में क्या करते हैं, इनके पिताजी का सपना था कि आगे तुम, मतलब इंटेलिजेंट थे ना ये सुभाष चंद्र नेताजी, तो फिर इनके पिताजी ने कहा कि तुम इंडियन सिविल सर्विस जो है वो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट। सो इन्होंने ट्राई किया था। और उसके बाद देखिए क्रांतिकारी नेचर का इनका पता कैसे चलता है कि एक बार की बात है,
क्या हुआ, एक ब्रिटिश टीचर थे E.F. ओटन, तो उनको ना एक इंडियन स्टूडेंट के ऊपर रेसिस्ट एक जाति के ऊपर लेके ना कमेंट कर दिया, रिमार्क कर दिया, तो इनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इनको पकड़ के पीट दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को वहां से निकाल दिया गया कॉलेज से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इनको बेदखल कर दिया गया। तो यही जो चीज थी, एक यही जो स्पार्क थी, उनका क्रांतिकारी इंडियंस की लिस्ट में इनका नाम आ गया था। ठीक है, और एक बार क्या हुआ था 1921 में दिसंबर में इनको जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, जब ये इंडिया आ रहे थे, जो कि महारानी जो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, उनके एल्डर सन थे, तो उन जब वो इंडिया आ रहे थे ना, जो सेलिब्रेशन थी, तो उनका बायकॉट कर रहे थे ये, तो इस वजह से। उसके बाद ये सिविल सर्विस का मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिविल सर्विस इन्होंने छोड़ दी थी, मतलब ठीक है, कि हम क्यों ब्रिटिशर्स के अंडर काम करें, देश में ऑलरेडी इतने ब्रिटिशर से लोग दुखी हैं, तो क्यों ना देश के लिए काम किया जाए। क्रांतिकारी स्वभाव के तो थे ही। सुभाष चंद्र बोस वर्कड अंडर द लीडरशिप ऑफ चितरंजन दास, एन एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस इन कैलकाटा। इट वाज चितरंजन दास हु अलोंग विद मोतीलाल नेहरू लेफ्ट कांग्रेस एंड फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1922। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ये चितरंजन दास से काफी इंस्पायर थे और उनको अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चितरंजन दास जब नेशनल स्ट्रेटजी बनाने में थे, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये अपना काम करते रहते थे। तो वहां पे कलकत्ता में लेबरर्स थे, यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, उनको एनलाइटन ये कर रहे थे। ठीक है, उनको भी ये प्रेरित कर रहे थे। उसके बाद देखिए, गांधी जी के साथ इनकी जो फिलोसफी थी वो बिल्कुल मैचअप नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था। इसी वजह से कांग्रेस से हट करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी उसका गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का, और फिर उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जून 1939 में गठन किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन करा। वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कैसे कैसे इन्होंने उसका फॉर्मेशन किया। कांग्रेस से तो ये हट गए थे, ठीक है, उनके थॉट्स ही मैचअप नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या करा, शत्रु का शत्रु दोस्त बन जाता है। तो जो भी ब्रिटिशर्स पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अटैक कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, उन कंट्रीज से हेल्प लेना चाहते थे। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखिए, सुभाष चंद्र बोस was against rendering any kind of help to ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कि ब्रिटिशर्स की हमें कोई मदद नहीं करनी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वो अगर निर्बल हैं, तो हमारी वो सेना जो थी ना, वो इंडियन थी भाई, तो क्यों तुम लोग जो है वो ब्रिटिशर के लिए लड़ रहे हो। तो ये बेसिकली इनके ऐसे विचार थे कि इनको छोड़ो, बाइकआउट करो उनको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द सितंबर ऑफ 1939 एंड जस्ट एज प्रेडिक्टेड बाय बोस, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ warring state on the behalf of British by the Governor General without consulting Indian leaders. The Congress Party was in power in the 7 major states and all state governments resigned in protest. ठीक है, उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस नाउ स्टार्टेड ए मास मूवमेंट अगेंस्ट यूटिलाइजिंग इंडियन resources and man for the great power. To him it made no sense to further bleed poor Indians for the sake of colonial and imperial nations. जो ब्रिटिशर्स के अंडर था, उनके लिए तुम क्यों अपना खून जो है वो बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा उन्हीं के अगेंस्ट तुम भारत को आजादी दिलवाओ। There was a tremendous response to his call and British promptly imprisoned him. He took a hunger strike and after his health deteriorated on the 11th day of fasting he was freed and was placed under house arrest. जैसा कि मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है, कि उसके बाद ये क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेताजी कोई कदम ना उठाएं, उनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे काफी ये सब चीजें जो है वो कर रहे थे, उनके जो थॉट्स थे वो काफी क्रांतिकारी थे, लोगों को वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़का रहे थे। तो इसी वजह से उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 11वें दिन के बाद वो बेसिकली, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की कि जो मरा हुआ सुभाष है वो ज्यादा खतरनाक होगा एज कम्पेयर टू जिंदा, तो उनको एक सिक्योरिटी के अंडर रखा गया। जैसा कि मैंने बताया, द ब्रिटिशर कुड डू नथिंग एक्सेप्ट लॉकिंग हिम इन द प्रिजन। उसके बाद उनको जो था
in 1941 Subhash Chandra Bose suddenly disappeared. The authorities did not come to know for many days that he was not in the barrack, जहाँ पे सीबीआई वगैरह की थी वो थी. He traveled by foot, car and train. और उसके बाद फिर काबुल में ये जो कि अफगानिस्तान में है, तो वहां पे इन्होंने भेस बदल करके गए, पठान के रूप में ये गए, ठीक है, और डिसअपियर हो गए वहां पे भी. उसके बाद देखिए इन नवंबर 1941 हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम जर्मन स्टेट रेडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पे इन्होंने काफी जो था 1941 में, ठीक है, एक तो जर्मनी में मुक्त भारत केंद्र बनाया और एक मुक्त भारत रेडियो. तो जर्मन रेडियो जो था स्टेशन था, वहां पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक शॉक वेव भेज दी. किस तरीके से इंडियन मासेस को इलेक्ट्रीफाइड भी किया, हु रियलाइज दैट देयर लीडर्स वर वर्किंग ऑन master plan to free their motherland. It gave fresh confidence to the revolutionaries to India who were challenging the British in many ways. उसके बाद देखिए जो एक्सिस पावर्स थी, मेनली जर्मनी assured नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एंड अदर टू फाइट ब्रिटिशर्स. तो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, पूरा मैंने आपको बताया. ए मोस्ट हैजार्डस जर्नी वाज अंडरटेक by him underwater, covering thousands of miles, crossing enemy territories. He was in the Atlantic, the Middle East, Madagascar and the Indian Ocean. उसके बाद फिर जापान जो था वो अपनी शिप्स में उनको लेकर के सुमात्रा के थ्रू उनको लेके गए. Battles were being fought over land, in the air and there were mines in the sea. At one stage he traveled 400 miles. देखिए मेडागास्कर से जब ना ये जापानीज की जो सबमरीन्स आ रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मेडागास्कर उतर के सीधा ही वो सबमरीन्स आ गई, तो उसके बाद उनको काफी जंगल पार करना पड़ा. तो लगभग 400 माइल्स का भी इन्होंने डिस्टेंस कवर किया. पहले ही वो जो पनडुब्बी थी उसमें इतना खतरनाक सफर ट्रेवल करके आए थे जिसमें उनकी जान तक जा सकती थी. फिर उसके बाद मतलब खुद सोच के देखो कि कितना ये एक तरीके से मुश्किल रहा होगा, कैसे ये लोग कर लेते होंगे, सोच के तो देखिए आप. और उसके बाद भी यार इनके साथ बहुत कुछ होता रहा, मतलब पूरा जीवन इनका किस तरीके से क्रांतिकारी. और आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां सभी के जीवन में है, लेकिन उसको लड़ने का जज्बा होना चाहिए. तो विच टुक हिम टू द टोक्यो. ही वाज वार्मली रिसीव्ड इन जापान एंड वाज डिक्लेयर्ड द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी. तो वहां पे इनका वार्म वेलकम किया गया, इनको समुराय बनाया गया और इंडियन हेड का बनाया गया, जहां पे 40,000 सोल्जर्स थे फ्रॉम सिंगापुर से, क्योंकि सिंगापुर पर इन्होंने अटैक किया था ना, जीत लिया था सिंगापुर को. 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर जापानी फौज का जब कब्जा हुआ था ना, तो उसमें भी यार जो सेना के मैक्सिमम लोग थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वहां पे बंदरगाह थी और ब्रिटिशर्स की मैक्सिमम सेना किस चीज की थी, वो इंडियंस थी. तो एक तरीके से वो इंडियन सैनिक ही थे उनके. एंड अदर इस रीजन दी सोल्जर्स वर यूनाइटेड बाय द अनदर ग्रेट रिवोल्यूशनरी राज बिहारी बोस, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाया हुआ है. राज बिहारी बोस जो थे, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक तरीके से हैंड ओवर कर दिया. तो एक्चुअली जो राज बिहारी बोस थे, ये भी क्या कर रहे थे, देखिए ये भी ना उस टाइम पे क्या कर रहे थे, ये ना इस तरह से सेना वगैरह में है, तो इंडियंस थे पर सेना वगैरह में काम कर रहे थे. तो ये जापान में ही रहे, लेकिन सोच रहे थे इंडियंस के बारे में ही. वहां पे भी ये जो इंडियंस थे उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार भरते रहते थे, इंडियंस के प्रति इनका प्रेम था, ठीक है. और वहां पे भी ये अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाते रहते थे. वहीं पे जापान में ये शादी करके वहीं पे रहे और वहीं पे, ठीक है, ये जो थे इंडियन की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे. और ये बाद में क्या बने, जो कैप्टन मोहन सिंह है आईएनए के जो जिन्होंने गठन किया था, उसके बाद जो उसकी कमान है वो इन्हीं के हाथों में आई, ठीक है, तो उसको हेड कर रहे थे. तो उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष कॉल्ड इट द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गवर्नमेंट बाय द नेम आजाद हिंद गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द 21st of the October 1943. आईएनए फ्रीड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. और ठीक है, जिसमें ये जो थे ना जापानीज लोग, उन्होंने इनकी हेल्प की थी. एंड वर रीनेम्ड एज अ स्वराज एंड शहीद आइलैंड, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है. अंडमान और निकोबार जो था वो जापानी कब्जे में आ गया और शहीद स्वराज नाम दे करके ये सरकार के प्रांत जो है वो घोषित कर दिए गए.
तो उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न पॉइंट, ही हैड टेकन केयर दैट द जापानीज इंटरफेयर्स वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम एनी एंगल। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए अब मेन ट्विस्ट यहाँ पे शुरू होता है। देखिए ये लास्ट फेज चल रहा है, यहाँ पे एक और चीज देखिए, देखिए जापानीज इंटरफेयर वाज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जापानीज जो थे वो मतलब जैसा इन्होंने सोचा था कि जापान की हेल्प लेके बेसिकली इन पर अटैक करेंगे, जर्मनी की हेल्प लेंगे, इटली की हेल्प लेंगे, लेकिन वो तीनों तो कमजोर शक्तियां पड़ गई, ये इनको नुकसान हुआ। दूसरा, अब इनके पास खुद की सेना तैयार थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी सैन्य शक्ति बनाने में, तो ये उनके पास एक एक हथियार था, लेकिन अब वो भी काम नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था उस टाइम पे ये ना जहां से अटैक कर रहे थे वो एक जंगल टाइप ही था, और वहां पे जो मानसून था वो समय से पहले ही आ गया, तो वहां पे काफी तेज बरसात हुई, टेंट तंबू लगा के रहते थे, तो जो तेज बरसात हुई तो वहां पे मच्छर फैल गए, संसाधनों की कमी थी और खाने पीने की कमी थी, सैन्य रसद इतना सही नहीं था, और वहां पे क्या हुआ, एक महामारी फैल गई, भूख, ठीक है, एक तो भूख भी बढ़ गई थी, ठीक है, संसाधन नहीं थे, खाने पीने की चीजें नहीं थी, और मच्छर हो गए वहां पे ज्यादा, तो मलेरिया की महामारी वहां पे फैल गई, तो सेना के लोग जो है वो मरने लगे। और साथ में ब्रिटिशर भी थे बहुत ज्यादा, ये एक्टिव थे, उनको भी पता लग गया कि ये जो है ना यहाँ से अटैक करने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपनी, उनके पास तो एयरफोर्स थी, उनके पास तोपें थी, तो भाई तोपों का मुकाबला कौन कर सकता है, तो इनके ऊपर अपना एयरफोर्स से हमले कर दिए, तोपों से हमले कर दिए, तो इनके काफी सेना वाले जो थे वो मारे गए। अब ये क्या कर रहे थे, अब इनके पास देखिए जापान से इनको मदद मिलनी बंद हो गई, और जो इनकी सेना थी वो मरे जा रही थी, इनके पास कुछ ज्यादा था नहीं, अब आगे बढ़ना इनके लिए एक तरीके से बेवकूफी था, और ज्यादा सेना को मारने वाला काम था वो, अगर वो और ज्यादा करते। तो फिर उसके बाद ठीक है, इन्होंने अपना वो वापिस ही लेना समझा। तो उसके बाद देखिए सुभाष जो आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी ना, तो उसके साथ साथ इन्होंने अपना अलग से सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और एक साथ में ये जो झांसी ब्रिगेड था ना, रानी झांसी ब्रिगेड, ये भी बनाया, जिसमें महिलाओं ने जो था वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आईएनए जो थी वो बर्मा की तरफ मार्च हुई, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आगे फिर बढ़ नहीं पाई, वापस हो गई। रीजंस मैंने आपको बताए ही थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रानी झांसी ब्रिगेड थी ना, तो उसकी जो हेड थी रानी लक्ष्मी सहगल थी, क्रांतिकारी थी, ये डॉक्टर थे उस टाइम पे। तो जब ये शामिल होना चाहती थी रानी लक्ष्मी सहगल जो थी, इन्होंने कहा था उनको, नेताजी को, कि इस ब्रिगेड का हेड मुझे बनाइए, तो उन्होंने कहा भाई आप डॉक्टर थी तो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाली लेडीज हमको नहीं चाहिए, जो बेसिकली कौन थी, क्रीमिया का जब वार हुआ था तो ये लेडीज विद लैंप बोलते हैं, तो ये रात को लैंप लेके जाती थी, और वहां पर जो घायल इसको दिखते थे सैनिक वगैरह, क्योंकि डॉक्टर थी तो उनको उनका इलाज करती थी, उनका ट्रीटमेंट करती थी। तो कह रहे हैं कि मैं जो था वो उनको, हमको ऐसी नहीं चाहिए, नेताजी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी क्रांतिकारी नेचर की हूँ। ठीक है, तो फिर ये उसमें शामिल होती है, उनको हेड बनाया गया था। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। समय मानसून समय से पहले आ गया, मच्छर होने लगे, मलेरिया, सेना के लोग मरने लगे थे, भूखमरी थी, अटैक ज्यादा होने लगे थे, जापान ने भी जापान पर अटैक कर दिया था अमेरिका ने 6 और अगस्त को 9 अगस्त को बम गिरा दिए थे, हिटलर भी मर गया था। तो ये विदेशी आक्रमण जो था उससे वो खत्म हो गया था इन ब्रिटिशर्स पर, तो वो उनकी ताकत फिर से बढ़ने लगी थी। तब आईएनए जो थे वो बर्मा में पीछे हटने लगी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इटली का भी आपको पता ही है, वो खत्म हो गया था। तब क्या हुआ, तब नेताजी ने सेना को वापस बुला लिया। तब नेताजी ने आईएनए में से कुछ खास लोग जो कि ऑफिसर रैंक के थे, उनके साथ जो था वो जापान जाने के लिए रवाना हुए। जापान ऑलरेडी इतना वीक था, लेकिन जापान ने फिर उनकी व्यवस्था की, वो एयरफोर्स वगैरह से उन्होंने क्या करा कि तुम यहाँ पे आ जाओ, एयर वगैरह से तुम आ जाओ,
और जापान जाने के लिए वो तैयार हुआ, तो जापान ने इनको एयर से हेल्प की। जापानी हेड ने इनको हवाई यात्रा से बुलाया। ये प्लेन जो था ताइवान जाने के लिए उड़ा, तभी प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, ऐसी न्यूज़ आई थी। तो इनकी डेथ थी वो 18 अगस्त 1945 को थी। तो उसके बाद देखिए इन 1956 द शहनवाज कमेटी विजिटेड जापान टू लुक इनटू द सिचुएशन। कई कमेटियां आई इनकी डेथ के रिगार्डिंग कि कैसे हुई, बॉडी भी नहीं मिली थी ना। साइटिंग देयर लैक ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन विद ताइवान, ताइवान के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं हैं, तो फिर उससे हमारी गवर्नमेंट को असिस्टेंस नहीं मिली। द रिपोर्ट्स ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन, देखिए मुखर्जी कमीशन ने ना एक रिपोर्ट जारी की थी 17 मई 2006 को पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि बोस जो है वो प्लेन में नहीं मरे थे और उनकी जो अस्थियां हैं वो रेनकोजी टेम्पल में है ही नहीं, और वो जिंदा हैं, मतलब उसके बाद जिंदा रहे वो। लेकिन ये जो फाइंडिंग्स थी ये बेसिकली रिजेक्ट कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें जो थी वो समझ आई होंगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से जो है वो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देखिएगा, देखिए लास्ट में क्या हुआ, आईएन ने, अब देखिए ये तो इनकी तो डेथ हो गई, अब आईएन ने तो एकदम से खत्म नहीं होता ना। देखिए आईएनए के जो लायक सिपाही थे ना वो भी पकड़ लिए गए थे, उन्हें ट्रेन में बिठा करके भारत लाया जा रहा था। इनमें जो तो मेन थे ना, ये जो युद्धबंदी थे, इनको देशद्रोही करार दिया गया था, और इनमें मेन 3 नाम थे, सहगल, डिल्लो और सहनवाज। इनको ना लाल किले में ले जाकर के इनका ट्रायल किया गया, और तब पूरी भारतीय जनता जाग गई थी, भीड़ उमड़ गई थी कि उन्हें क्यों पकड़ा गया। तब इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अकर्मक हो गए थे। इसमें कैप्टन मोहन सिंह को भी साथ में छोड़ दिया गया था। इम्पैक्ट क्या हुआ था, देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, वास्तविक अगर मैं कहूँ स्वतंत्रता का जो श्रेय है इन्हीं को मिलना चाहिए। इन्होंने एक क्रांतिकारी भाव जगा दिया था अपनी डेथ के बाद। शुरू से लेकर के अब तक के क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, काफी एक्टिव थे, काफी बहादुर थे। और ब्रिटेन पर जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, ठीक है, तो ब्रिटेन पे ऐसा नहीं है कि चलो इटली वीक पड़ गया, जर्मनी वीक पड़ गया, जापान वीक पड़ गया, लेकिन साथ साथ पैरेलली अटैक हो रहे थे। विश्व युद्ध था ना, और सैन्य विद्रोह शुरू हो गए थे इंडियन में। तो अब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में हम लंबे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सैन्य शक्ति काफी मजबूत हो गई थी। आगे उनके संगठन करने वाले लीडर्स खड़े होते हैं, जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे मूवमेंट्स कितनी स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।